हेलो फ्रेंड्स, मैं युतिका रेडियो द्वारका में आपका स्वागत करती हूँ। जिन्हें अकेले चलने के हौसले होते हैं, एक दिन उन्हीं के पीछे काफिले होते हैं। तो दोस्तों, आज हमारे साथ जो शख्सियत मौजूद है, उन्होंने 20 वर्षों तक भारतीय सेना में रहकर देश की सेवा की है और रिटायरमेंट के बाद भी वो लगातार समाज के लिए समर्पित हैं। उन्होंने 12 पुस्तकें लिखी हैं, पत्र पत्रिकाओं में अक्सर उनके लेख प्रकाशित होते रहते हैं। वो एक मोटिवेशनल ब्लॉगर हैं और स्कूल और कॉलेज के स्टूडेंट्स के लिए मोटिवेशनल सेशंस भी रखते हैं। एक एनजीओ चलाते हैं जिसमें जरूरतमंदों के मुफ्त में इलाज करते हैं। तो ये है कर्नल प्रदीप खरे जी। प्रदीप खरे जी, आपका हमारे रेडियो द्वारका में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार युतिका जी, आपका बहुत धन्यवाद और पूरी टीम रेडियो द्वारका की जिन्होंने आज मुझे आमंत्रित किया इस सेशन के लिए। तो कर्नल साहब, हमारे दर्शक आपसे ये जानना चाहेंगे कि आपने रिटायरमेंट के बाद ये सब तय किया कि आप इतना सब कुछ कार्य करेंगे, या आपने पहले से ही इस बात को डिसाइड किया हुआ था? देखिए, ऐसा है, रिटायरमेंट के पहले मैंने ऐसा कुछ प्लान नहीं किया था क्या क्या करना है। ये तो जैसे समय बीतता गया और सिचुएशन आती गई, और सबसे बड़ी बात है कि ईश्वर ने प्रेरणा दी कब किस समय क्या करना है। हर समय वो रास्ता दिखाते जाते हैं और हम आगे बढ़ते जाते हैं। तो आपने ये सब कुछ रिटायरमेंट के बाद इतना सब कुछ शुरू किया, तो आपने किस उम्र में रिटायरमेंट ली या को मिली, मतलब मुझे मालूम नहीं है। हाँ ठीक है जी, मैंने एक्चुअली 45 इयर्स की एज में VRS लिया था। आर्मी में क्या होता है, जो कमीशन ऑफिसर्स होते हैं उनके लिए 20 इयर्स सर्विस करना कंपलसरी है। बिफोर दैट वी कांट टेक रिटायरमेंट। तो 20 साल कंप्लीट करने के बाद मैंने वॉलंटरी रिटायरमेंट लिया था आर्मी से। तो आपने जब वॉलंटरी रिटायरमेंट लिया तो आपने क्या तब ये प्लान कर लिया था कि आप फाइनेंसेस किस तरह से मैनेज करेंगे? एक्चुअली आर्मी में लाइफ इतनी बिजी होती है कि हमें उस टाइम कुछ सोचने का मौका नहीं मिला कि कैसे फाइनेंसेस करेंगे मैनेज। केवल ये था कि पेंशन मिलने वाली है, उस पेंशन से काम चलेगा। प्लस मुझे भरोसा था कि जो मैंने आर्मी में सर्विस की है 20 ईयर्स, उसके बेसिस में कोई ना कोई अच्छी जॉब जरूर मिल जाएगी। सिविल कहाँ मिलेगी इतना नहीं सोचा था, ना कोई अप्लाई किया था, बट हाँ विश्वास था कि कुछ ना कुछ जरूर कर लेंगे। तो ये तो आप में हौसला था, विश्वास था और हिम्मत थी, तो आपने ये स्टेप उठा लिया। क्या ये एडवाइजेबल है किसी एक आम इंसान के लिए कि वो ऐसे जॉब छोड़ के और इस भरोसे कि हाँ कुछ ना कुछ वो आगे कर लेगा? क्या आपको लगता है ये ठीक है? नहीं, ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। मैं सोचता हूँ किसी भी व्यक्ति को पहली बात तो अपनी जिम्मेदारी, अपने परिवार की, अपने बच्चों की जिम्मेदारी ध्यान में रखते हुए अगर वॉलंटरी रिटायरमेंट लेना है तो उसके 1 या 2 साल पहले से ये प्लान करना चाहिए, एक्सप्लोर करना चाहिए पॉसिबिलिटीज, कहाँ पर उसको जॉब मिल सकती है या कोई अपना बिजनेस या एंटरप्राइज शुरू कर सकते हैं जिसमें एक रेगुलर स्टडी इनकम आए जिससे कि फैमिली चल सके। तो ये आपको लगता है कि अगर वो रिटायरमेंट लेने जा रहे हैं या रिटायर होने जा रहे हैं तो उसके 1-2 साल पहले से प्लान करना चाहिए, या जिंदगी के किस मोड़ से उन्हें अपने फाइनेंसेस को कंट्रोल करना और भविष्य के लिए सोचने के लिए पहले से उनको सोचना चाहिए? जी, एक्चुअली क्या है, सेविंग का जो सवाल है, भविष्य के बारे में सोचना, ये तो डे 1 से करना चाहिए। आजकल बहुत सारी स्कीम्स हैं, जैसे मंथली इनकम सेव कर सकते हैं, SIP बोलते हैं, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान है। तो उसमें कुछ ना कुछ पैसा अपनी अर्निंग का जरूर सेविंग के लिए डालना चाहिए जो कि भविष्य में काम आए। और जो रिटायरमेंट की प्लानिंग की मैं बात कर रहा हूँ, कम से कम 1-2 साल पहले अगर वॉलंटरी रिटायरमेंट लेना है या नॉर्मल रिटायरमेंट है, तब भी 1-2 साल पहले से प्रॉपर कॉन्क्रीट प्लानिंग होना चाहिए, स्पेसिफिक तरीके से कि कहाँ से पैसा आएगा, क्या हमारा इन्वेस्टमेंट है, क्या हम काम करेंगे। तो आपने 12 पुस्तकें लिखी हैं, इसकी प्रेरणा आपको कैसे मिली और इसके लिए आपको कब कैसे समय मिलता है? देखिए, ऐसा है, जब मैंने देखा रिटायरमेंट के बाद खासतौर से जो प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है उसमें सारी न्यूज सेंसेशनल न्यूज होती है। कहीं पर एक्सीडेंट हो गया, कहीं पर टेररिस्ट अटैक हो गया, कहीं पर कोई रेप हो गया, कहीं पर कोई फ्रॉड हो गया, कोई करप्शन हो गया, वगैरह वगैरह। जो ऐसा नहीं कि समाज में अच्छी बात नहीं हो रही, अच्छे काम नहीं हो रहे, बहुत लोग अच्छा काम कर रहे हैं। रिक्शे वाले का बेटा एक IIT क्लियर कर लेता है, कोई मजदूर का बेटा IAS बन जाता है। ये सब बातें हो रही, लेकिन मीडिया इसको कभी हाईलाइट नहीं करती है। तो मैंने देखा कि ऐसी बातें जब मुझे मालूम पड़ी तो मैंने उनकी स्टोरीज इकट्ठी की, कुछ लोगों के इंटरव्यू लिए, कुछ लोगों की जानकारी और अदर सोर्सेज से इकट्ठी की और एक ब्लॉग लिखना शुरू किया, फ्रेग्रेंस ऑफ सक्सेस।
उस ब्लॉग में मैं उनकी फोटो डालता था और उनकी रियल स्टोरी लिखता था। ऐसे जब मेरी 50 से ऊपर स्टोरीज ब्लॉग में हो गई, तब मेरे एक मित्र ने सजेस्ट किया कि आप इसको बुक फॉर्म में पब्लिश करिए। तब मैंने प्रयास किया और फर्स्ट बुक पब्लिश हुई मेरी 2014 में। तो आपको लगता है कि एक आम इंसान या कोई भी ऐसा कुछ कार्य करने की कम से कम सोच तो सकता ही है? जरूर सोच सकता है, कोई भी चीज मुश्किल नहीं है अगर आप मन बनाएं, विचार करें। मैंने कोई कोर्स नहीं किया है बुक राइटिंग में या लैंग्वेज में या किसी और चीज में, बस ये आम साधारण बोलचाल की भाषा जो हमारी होती है, एक हम इच्छा होनी चाहिए कि हमें ये काम करना है, फिर हम उसको जरूर कोशिश कर सकते हैं। जो उसके लिए रिक्वायरमेंट है, स्किल्स की, टाइम की, वो सब धीरे धीरे निकल आता है। एक बार हम प्रायोरिटी बनाते हैं तो जरूर सब चीजें लाइन अप हो जाती है। आपने एक एनजीओ भी बनाया हुआ है जिसमें आप जरूरतमंदों का इलाज कराते हैं जी, वो उसके बारे में कुछ बताएंगे? उसका ऐसा था कि जब मैं ये करीब 4 साल पहले की बात है, तो जब मॉर्निंग वॉक के लिए जाया करते थे तो कुछ लोग सिक्योरिटी गार्ड्स है, हाउसकीपिंग स्टाफ है, सफाई कर्मचारी रास्ते में मिलते, नमस्ते करते हैं, तो वो लोग से हालचाल पूछा। किसी ने बोला मुझे बीपी की प्रॉब्लम है, किसी ने कहा मुझे पेट में दर्द है, किसी ने कुछ और। हम कहे ठीक है, जाके डॉक्टर से इलाज करा लो, हम पेटीएम से पेमेंट कर देंगे। या हमारे घर में जो मेड सर्वेंट काम करती है, उसने कहा कोई दांत की प्रॉब्लम है, बच्चों को प्रॉब्लम है, तो हम लोग कहते जाओ डॉक्टर को दिखा लो, हम पेटीएम से कर देंगे पेमेंट। तो ये शुरू हो गया। मैं ठीक है, इन लोगों को हेल्प हो जाएगी, थोड़ा इतना तो भगवान ने दिया है, हम हेल्प कर सकते हैं। अभी जब 5-6 महीने के बाद ऐसी हालत हो गई, लोग घर में घंटी बजाने लगे आकर के। कोई भी आसपास के जो भी जरूरतमंद लोग थे, वे डॉक्टर को दिखाना है, तो मैंने देखा कि हमारा 5-6 या 6,000 रुपया हर महीने का लगने लगा इसमें। तब मैंने सोसाइटी कुछ लोगों से बात की कि ऐसे लोगों के ऊपर हम लोग के हेल्प कर सकते हैं। मैं कर रहा हूँ, कुछ और भी लोग इसमें अगर ज्वाइन करना चाहें तो वो कर लें। इसके बाद एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया 8-10 लोगों का, जिन्होंने कहा बहुत अच्छा काम है, हम भी इसमें सहयोग करेंगे। तो लोगों ने इसमें हमारे पेटीएम में डोनेशन देना शुरू कर दिया और उससे हम लोग डॉक्टरों को पेमेंट करते, हॉस्पिटल को पेमेंट करते थे, दवाइयों का पेमेंट करते थे। और करीब 6-8 महीने बाद ये किसी ने बोला कि आपको ये अपना पेटीएम में बैंक अकाउंट लेना ठीक नहीं है, पैसा अलग अकाउंट खोल लो इस संस्था के नाम पर, संस्था बनाओ पहले। तब हमने एक संस्था बनाई, एनजीओ रजिस्टर कराया, उसका बैंक अकाउंट खोला और फिर काम आगे चलता गया। तो कर्नल साहब, आपको लगता है कि जैसे आपने ये एक स्टेप उठाया और लोग आपके साथ जुड़ते चले गए और अब इतना अच्छा ये एनजीओ और इतना गरीबों की इससे मदद हो रही है, तो आपको लगता है कि रिटायरमेंट के बाद ये लोग स्टेप उठा सकते हैं और मिलकर ये काम किया जा सकता है? बिल्कुल, अवश्य कर सकते हैं। बहुत लोग कर रहे हैं, मैंने देखा बहुत सारे लोग रिटायरमेंट पर बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो कर्नल साहब, ये तो आपने रिटायरमेंट के बाद के कार्यक्रम के बारे में बताया, फाइनेंसेस के बारे में भी लोगों को गाइड किया। आप बताएंगे सेहत से लेकर आप अपना फिजिकल और मेंटल हेल्थ के लिए क्या करते हैं और लोगों को आप क्या राय देना चाहेंगे? तो हमारे दर्शकगण आपसे ये जानना चाहेंगे। बहुत अच्छा प्रश्न युतिका जी। पहली बात तो मैं अपने हेल्थ के लिए 2 एस्पेक्ट देखता हूँ, एक मेंटल हेल्थ, वन इज फिजिकल हेल्थ। तो मेंटल हेल्थ के लिए नेगेटिविटी से अपने आप को मैं दूर रखता हूँ। जो भी अफवाहें हैं और कोई सेंसेशनल बातें हैं, कोई क्रिटिसिज्म है, उससे मैं दूर रखता हूँ। सकारात्मक लोगों से मिलता हूँ, सकारात्मक खबरों की ओर अपना ध्यान ले जाता हूँ, उनके बारे में जानकारी प्राप्त करता हूँ और अच्छे अच्छे लोगों से मिलता हूँ और जिनसे कुछ ना कुछ हमेशा सीखता हूँ। हर व्यक्ति जो मिलता हूँ उससे कुछ अच्छी बात सीखता हूँ। दूसरा, अपनी इम्यूनिटी पे ध्यान देता हूँ। अगर हमारी इम्यूनिटी स्ट्रांग होगी तो हमें बीमारी कम लगेगी, इन्फेक्शन कम लगेगा। दूसरा, अपना सब काम मैं खुद करता हूँ। कोई भी काम दूसरे से, घर वालों से भी ग्लास पानी पीने को नहीं लेना, खुद में लेकर सब काम कर सकता हूँ। अपनी शॉपिंग घर की कर सकता हूँ, ग्रोसरी की शॉपिंग, फ्रूट्स की शॉपिंग, सब मैं खुद करता हूँ। मुझे आराम से टाइम मिलता है और कोई प्रॉब्लम। दूसरा, मॉर्निंग वॉक करता हूँ। सुबह 4 बजे उठता हूँ, 5:30 से लेके 6:30 तक 45 मिनट्स वॉक करता हूँ मैं और 15 मिनट ओपन जिम में करता हूँ। तो वो एक्सरसाइज होती है छोटी सी। उसके बाद शाम को मेडिटेशन भी करता हूँ और इसके अलावा मेरी लाइफ में नो स्मोकिंग, नो ड्रिंकिंग, नो नॉनवेज, इन 3 चीजों से मैं बचता हूँ और ईश्वर की कृपा से हेल्थ अच्छी है।
जी, तो दर्शकगण आप लोग ये बात ध्यान से सुनिए। सबसे स्पेशल बात जो कर्नल साहब ने बताई है वो ये कि अपना काम स्वयं करें। तो थैंक यू कर्नल साहब इस बात के लिए। तो आप इतना सब करते हैं, आपने जो एनजीओ बनाया हुआ है, आप बुक्स लिखते हैं, आपके लेख प्रकाशित होते हैं और बच्चों के लिए आप सब कुछ करते रहते हैं। इस सब की प्रेरणा आपको कहाँ से मिलती है और इतनी एनर्जी आप में कैसे आती है? आपका रोल मॉडल कौन है? बहुत अच्छे प्रश्न है। एक्चुअली क्या है, ये सारा काम ईश्वर ने दिया हुआ है और हम तो केवल एक मीडियम है, अपने आप को समझते हैं कि जो ईश्वर ने डायरेक्शन दिया है, जो वो बुद्धि देते हैं ये काम करो, वो करते हैं। और जहाँ तक रोल मॉडल का सवाल है, मेरे रोल मॉडल हैं मेट्रो मैन ई श्रीधरन, जिन्होंने सुना होगा दिल्ली मेट्रो के निर्माण किया और उनकी एज आप सब लोगों को जान के आश्चर्य होगा। ही इज गोइंग टू बी 93 ईयर्स इन जून। ही विल बी कंप्लीटिंग 93 ईयर्स और अभी भी at present he is actively working as an advisor on the board of कोची मेट्रो और जयपुर मेट्रो। इन दो मेट्रोज में वो एडवाइजर का काम कर रहे हैं। अपनी उनके जो प्लान्स हैं पूरे देखते हैं, सजेशन देते हैं, गाइड करते हैं लोग। और सबसे बड़ी बात ये, उन्होंने 65 इयर्स के बाद कोंकण मेट्रो और ये दिल्ली मेट्रो का लीडरशिप दी अपनी। और ये सारी दिल्ली मेट्रो जो इतनी तारीफ इसकी दिल्ली में हो रही है, पूरे विश्व में हो रही है, उसका श्रेय उनको जाता है। तो उनसे मैं बहुत प्रेरणा लेता हूँ। तो कर्नल साहब, आप तो समाज के लगभग हर क्षेत्र में इतना सब कार्य करते हैं, तो लेकिन एक आम आदमी के लिए तो सपने जैसा है। तो आपको क्या लगता है कि एक आम इंसान और रिटायरमेंट के बाद स्पेशली लोग बोर होने लगते हैं, करना चाहते हैं, जज्बा होता है, लेकिन समझ नहीं होती कि वो क्या करें, दिशा नहीं मिल पाती है, तो उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे कि वो कैसे कुछ कर सकते हैं? अभी क्या है, बहुत लोग मैंने देखा रिटायरमेंट के बाद किसी से बात करते हैं, लोग क्या हो रहा है, क्या हालचाल है, बोलते कट रही है। हम बोलते कट रही है मतलब बोर हो रहे हैं, तो अच्छी बात नहीं। हर दिन ईश्वर का वरदान है। एवरी डे इज ए गिफ्ट ऑफ गॉड, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड प्रेजेंट। और जहां तक सवाल बोर्डम का है, तो बोर्डम का तो मेरे ख्याल से कोई प्रश्न ही नहीं उठता है, क्योंकि आजकल इतनी सारी सुविधाएं हैं, इतनी सारे गैजेट्स हैं, इतनी सारी, जैसे यूट्यूब को ले लीजिए। यूट्यूब में बहुत सारे वीडियोस हैं, ढेर सारे, जो अच्छी अच्छी बातें आप सीख सकते हैं उनसे। क्या आपको करना है, ओल्ड मूवी देख सकते हैं, गाने सुन सकते हैं और कोई भी ड्रामा देख सकते हैं और नई स्किल सीख सकते हैं। आप चाहें तो आप गाना सीखना है, आपको गार्डनिंग सीखना है, जिसमें भी इंटरेस्ट हो, आपको धार्मिक चीजों में इंटरेस्ट है आपका, वो कर सकते हैं। ड्राइंग पेंटिंग में इंटरेस्ट है, वो कर सकते हैं। और जो भी काम आपने अपने जीवन में सर्विस के दौरान टाइम नहीं मिला करने का, उन हॉबीज को आप परस्यू कर सकते हैं। नए नए दोस्त बना सकते हैं, लोगों से मिल सकते हैं। और करने को तो बहुत, समाज के लिए कुछ सोचें। हम चाहें तो हॉस्पिटल को विजिट कर सकते हैं, अनाथ आश्रम विजिट कर सकते हैं, ओल्ड एज होम विजिट कर सकते हैं, वहां पर लोगों का हालचाल पूछ सकते हैं। और जरूरी नहीं कि हम इसमें बहुत पैसा लगाएं, हम अपना समय देकर भी, लोगों की बात सुनकर भी उनकी सेवा कर सकते हैं। तो कर्नल साहब, आपने बहुत ही प्रेरणादायक बातें रिटायरमेंट के बाद क्या कर सकते हैं आपने बताई हैं। क्या आप हमारे दर्शकगण को कुछ और भी मैसेज देना चाहेंगे? हाँ, ऐसा है, रिटायरमेंट के बाद बहुत सारे लोग सोचते हैं क्या करें, बड़ा खालीपन महसूस करते हैं कि अब तक तो ऑफिस जाते थे, बिजनेस में जाते थे, अब खालीपन में क्या करें। तो मेरी सलाह ये है कि सबसे इम्पोर्टेंट है, टाइम इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रिसोर्स। अपने टाइम की वैल्यू कीजिए, उसको बहुत सावधानी से खर्च कीजिए, क्योंकि एक बार वेस्ट कर दिया तो दोबारा नहीं आएगा। दूसरी बात, जो समाज के लिए आप देखिए, आसपास चारों तरफ देखिए, बहुत सारे लोग हैं, आप उनकी मदद कर सकते हैं। एनवायरनमेंट के लिए काम कर सकते हैं, जैसे पॉलीथीन यूज है, उसके ऊपर आप अपने आप उसको जितना बचाव कर सकते हैं, ना यूज करें, कम से कम यूज करें, पौधे लगाएं, ग्रीनरी फैलाएं, ये बहुत जरूरी बात है। दूसरा, कुछ चीजें ऐसी हैं जो नहीं करनी चाहिए, जैसे कि आप न्यूज़पेपर, टीवी जो है उसमें ज्यादा से ज्यादा 1 घंटा दें दिन में, उससे ज्यादा मत डिवोट करें। इसके अलावा बहुत सारे काम हैं जो आप कर सकते हैं, जो मैंने पहले भी बताए हैं। दूसरा, एक बहुत बड़ी बात है, रिटायरमेंट के बाद आपके पास कुछ हो सकता है फंड्स होते हैं। आजकल इजी मनी के ट्रैप बहुत सारे चल रहे हैं, हर जगह ऐड आ रहे हैं, टीवी में, फेसबुक में, इसमें इतना पैसा लगाओ आपका 2 महीने में डबल हो जाएगा, 3 महीने में 4 गुना हो जाएगा। उस ट्रैप में बिल्कुल मत फंसिए। इन्वेस्टमेंट टिप्स आपको जगह जगह लोग फोन बताएंगे, फोन पे बताएंगे, इन्वेस्टमेंट कर दो आपका पैसा बढ़ जाएगा। बिल्कुल मत करिए इन्वेस्ट कभी भी उसमें, आपका पैसा बहुत प्रेशियस है, मेहनत से कमाया हुआ है। दूसरा, एक है, डेल कार्नेगी ने कहा था, एनी फूल कैन कंप्लेन, कंडेम एंड क्रिटिसाइज एंड मोस्ट फूल्स डू।
तो ना किसी को कंप्लेन कीजिए, न शिकायत कीजिए, न कंडेम कीजिए। ये सब चीजें में टाइम वेस्ट होगा आपका और मेंटली आप हैवीनेस फील करेंगे। इसके अलावा आपको ध्यान रखना चाहिए कि आप फिजिकली एक्टिव रहें और मेंटली एक्टिव रहें। जरूर स्वस्थ रहें, खुश रहें। कर्नल साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने सारे एस्पेक्ट्स को कितने अच्छे से समझाया है, तो दर्शकगण हम लोग को कितना कुछ सीखने के लिए मिला है। और कर्नल साहब के लाइफ के एक्सपीरियंसेस भी हमने सुने और कितना सब कुछ इन्होंने हमको एक राह दिखाई है और हर तरह से हर चीज को कवर किया है। तो इसी के साथ आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। और आपके कमेंट्स का हमें लगातार इंतजार रहेगा, जो हमें मिल रहे हैं और हमारा बहुत हौसला बढ़ा रहे हैं। थैंक यू। फिर मिलेंगे।